तो इश्क हो ही गया। भाग 16। अगली सुबह अंतिम की आंखें आज भी अपने निश्चित वक्त पर ही खुली। गंगा आरती की आवाज़ दूर से ही सुनाई पड़ रही थी और विश्वनाथ जी के शंखनाद के साथ अंतिम जगा। बिस्तर से उठा और सबसे पहले बालकनी में गया, सुबह की पहली धूप को महसूस करने। सामने घाट और बनारस की गलियों का नज़ारा दिख रहा था। कई भक्त गंगा में दूर से डुबकी लगाते नजर आ रहे थे। अंतिम कुछ पल अपनी आंखें बंद किए रहा, फिर आंखें खोल कमरे की ओर अपना रुख किया तो उसकी नज़र राधा पर गई, जो अब भी सोई हुई थी कि दरवाजे पर किसी की दस्तक हुई। अंतिम कमरे में आया और दरवाज़ा खोला तो उसकी माँ और चाची खड़ी थी, हाथ में चाय का ट्रे लिए। आप लोग? अंतिम बोला। हाँ, चाय जल्दी बन गई तो सोचा तुम दोनों को दे आए। मेरे हाथ की मठरी तुझे पसंद है ना? अंतिम की माँ प्यार से अंतिम की गाल को सहलाई। अंतिम बस सिर हिला दिया। अपने बेटे की खामोशी कहीं न कहीं सुधा जी को भी बहुत खल रही थी। चाची जी अंदर की ओर देखते हुए अंतिम से सवाल की, राधा अभी सो रही? जगा दे चाची? अंतिम जल्दी से पूछा। अरे नहीं नहीं, सोने दो। चाची राधा को फिर बिस्तर को देखी, जहाँ बीच में अब भी तकिया रखा हुआ था। कमबख्त ये तकिया, चाची बुदबुदाई तो अंतिम बोला। का चाची? क्या? चाची अनजान बनी। आप कुछो कहीं का? कमबख्त? अंतिम सवाल किया। हाँ हाँ, वो कमबख्त दूध वाला आजकल पानी मिलाकर दे रहा, चाय पीने में मज़ा ही नहीं आ रहा। कि क्यों दीदी? बात को बदलते हुए चाची जी तुरंत सुधा जी की ओर बढ़ गई। हाँ छोटी, सही बोली। सुधा जी भी विशाखा चाची के हाँ में हाँ मिलाई। तभी राधा की नींद कमरे में हो रही हलचल से खुल गई। उठते ही वो दरवाजे पर खड़ी चाची जी और सुधा जी की ओर देख सवालिया निगाहों से अंतिम की ओर देखी। वो दोनों का पैर छूते हुए सुप्रभात बोली। अरे बस बस बहू, हम तो बस चाय नाश्ता देने आए थे, चलते हैं। सुधा जी कहती हुई अंतिम की ओर देखी तो यकायक ही उनकी नज़र उसके होठ पर गई, जहाँ हल्की हल्की लाली दिखी, जिसे वो पहले गौर नहीं कर पाई। वो चुपके से विशाखा चाची के हाथ को पकड़ी और इशारे से अंतिम के होठ दिखाई। चाची के चेहरे पर एक विजयी मुस्कान आ गई कि कल रात में आखिरकार उनका प्लान सफल हुआ। चल छोटी, चलते हैं, सुधा जी मुस्कुराती हुई बोली। चाची भी उनके साथ निकल पड़ी। अंतिम दरवाज़ा बंद कर बाथरूम में चला गया और जाते ही मुँह धुला, जिसकी वजह से उसके होठ से लाली मिट गई, वो भी बिना एक बार देखे। अंतिम जब ब्रश करने के बाद बाहर अलमारी से अपने कपड़े लेने आया तो अलमारी में उसके पुराने कपड़े मौजूद नहीं थे। वो अपना सिर खुजाते हुए सोचा कि कपड़े आखिर कहाँ चले गए। अंतिम को परेशान देख राधा अलमारी के पास आई और अपने कपड़े निकालते हुई बोली, अगर आपको नहीं जाना नहाने तो मैं जाऊँ? राधा जी, हमारे कपड़े नहीं मिल रहे। अंतिम परेशानी से बोला। राधा तो समझ रही थी अंतिम की परेशानी, इसलिए उसे हंसी आ गई। राधा जी, हमारे कपड़े नहीं मिल रहे हैं और आप हंस रही? अंतिम हड़बड़ाकर अलमारी में कपड़े खोजते हुए बोला। सॉरी सॉरी, लेकिन तुम एकदम बच्चे जैसे लग रहे थे। राधा अलमारी से बैग में से नया शर्ट निकालती हुई बोली, इसमें आपके नए कपड़े हैं जो आप पहनकर बाहर जाया करेंगे। अंतिम उन कपड़ों को हैरानी से पकड़े हुए राधा को देखा, मानो उसे यकीन न हो रहा हो कि कोई उसके लिए कुछ खरीदा है। क्या हुआ, रंग पसंद नहीं? राधा अंतिम को खामोश देख परेशानी से पूछी।
अंतिम सिर हिला दिया और उस नए कपड़े को लिए बाथरूम में चला गया। राधा भी कुछ देर में तैयार हुई और दोनों चाय नाश्ता कर नीचे आए। अंतिम आज काफ़ी अच्छा दिख रहा था। जैसे वो नीचे आया, शुभ उसकी तारीफ़ करने लगा। वाह भैया, आप तो जच रहे। शुभ की बात पर अंतिम बस मुस्कुरा दिया। तभी पुष्कर भैया उसकी ओर देख बोल पड़े, वाह अंतिम, इतनी महंगी शर्ट कब से पहनने लगे? 2-4 साड़ियाँ ज़्यादा बिक रही क्या? पुष्कर भैया की बातों से लग रहा था वो अंतिम का मजाक बना रहे। राधा को तो बहुत क्रोध आया उन पर, लेकिन अंतिम को मानो फ़र्क ही नहीं पड़ा। वो मुस्कुराते हुए बोला, नहीं भैया, अभी तो मंदी चल रहा है, ये शर्ट तो राधा जी लाई हैं। तभी तो इतना जच रहा, आखिर पत्नी का प्यार है, वरना कुछ पत्नियां तो बस खुद के सजने संवरने पर ही ध्यान देती हैं कि इतना नहीं दिखता उनके पति की आस्तीन फट गई, कम से कम सिलाई कर दे। चाची सुनंदा भाभी की ओर देख बोली तो पुष्कर भैया अपने आस्तीन को छुपाते हुए वहाँ से चले गए, क्योंकि उनके आस्तीन की हल्की सिलाई खुल गई थी। सुनंदा भाभी को बहुत गुस्सा आया। वो अपनी मुट्ठियाँ भींच ली। आखिर अब सास को क्या ही बोल सकती थी। हम चलते हैं, अंतिम कहता हुआ जाने लगा। तभी राधा अपनी कमर पर हाथ रखे उसके सामने आ खड़ी हुई। अरे अरे अरे, अभी कहाँ? खाना बन रहा है, खाकर और लेकर जाओ दुबे जी। हमको आदत नहीं राधा जी, जाने दीजिए, अंतिम धीरे से बोला, क्योंकि उसे मालूम था सबके साथ वो बैठा तो सब बेमन से ही खाएंगे, जो वो नहीं चाहता था। मगर राधा कुछ नहीं सुनी। मैं बोल दी ना, बस बात ख़त्म। वाह, देवरानी जी तो हुक्म चलाने लगी। सुनंदा भाभी राधा को ताना देते हुए बोली, जिस पे राधा उनकी ओर तिरछी मुस्कान के साथ मुड़ी। वो क्या है ना भाभी, पति मेरा, उसका ध्यान मेरा, और जब पति मेरा तो उसका वक्त मेरा, तब तो उस पे हुक्म भी मेरा। आपको कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, राधा बोली और अंतिम का हाथ पकड़े वहीं बिठा दी जहाँ बाकी सब बैठे हुए थे। राधा रसोई घर में चली गई। उसे जाता देख सुनंदा दीदी का मुंह बिचक गया। अंतिम को सबके पास बैठ अजीब लग रहा था। आज कितने सालों बाद वो परिवार के साथ बैठा था। वही परिवार जो कभी खुद उसे अब बुलाता नहीं अपने पास। अंतिम के पिता, चाचा और बड़े पापा अंतिम के ठीक सामने बैठे थे। अंतिम के पिता एक नज़र भर अंतिम को नहीं देखे थे अब तक। अंतिम पल पल सबको देख अपनी नज़रें नीची कर ले रहा था। बड़े पापा तो बिल्कुल खुश नहीं लग रहे थे अंतिम के वहाँ होने से। वो अपनी पत्नी से बोले, तुलसी, हमारा पाचन चूरन तैयार रखना, आज खाना हजम नहीं होगा। उनकी बात सुन अंतिम आहत हुआ और उठने लगा। तभी उसके पिताजी की कड़क और गंभीर आवाज़ आई, सुधा, किसी से कह दो, हमें तो निराश ही किया है ज़िंदगी भर, कम से कम जिसने भरोसा किया उसको तो निराश ना करे। उनकी बात सुन अंतिम खामोशी से दोबारा बैठ गया, मगर बड़े पापा गुस्से में अपनी जगह से उठ तुरंत वहाँ से चले गए। तुलसी जी गुस्से में भनभनाते हुए वहाँ से जाने लगे। खुद तो कोनो काम नहीं है, किसी को चैन से खाने भी नहीं देता, ना जाने कब बला टलेगी। तुलसी जी तो गुस्से में अपने मन में आई बात बोल गई, मगर अंतिम उनकी सारी बात सुन लिया। उसकी सूनी आंखों की पलकें गीली हो गईं। उसी वक्त राधा थाली में खाना ले आई। अंतिम एक निवाला तोड़ा, मुंह में डाला, मगर निवाला गले से नीचे नहीं उतर रहा था। अचानक ही अंतिम के मुंह से एक सिसकी निकल गई, जिसे सुन राधा परेशान हो गई। वहीं उसके पिता तुरंत अपने सामने रखा पानी का गिलास आगे किए बोले, जब तीखा ना ही खाता अंतिम तो कौन दिया तीखा?
उनकी आवाज़ इतनी तेज़ और गुस्से से भरी थी कि वहाँ उपस्थित सभी सहम गए। अंतिम पानी पीते ही पलकें उठाकर अपने पिता की ओर सूनी आंखों से देखा तो उसके पिता तुरंत पीछे हो गए और चुपचाप खाने लगे। अंतिम अब खा नहीं रहा था, बस अपने पिता की ओर देख रहा था, जो अब उसकी ओर देख भी नहीं रहे थे। बहरहाल एक बात का सुकून आज अंतिम के मन में रहेगा। कहीं ना कहीं आज वो कुछ तो बोले अंतिम के लिए। उम्मीद करती हूँ जैसे आप मेरी कहानी को सुनते हैं, मेरी बात भी सुनेंगे। इतने दिन से सब परेशान थे, पार्ट नहीं आ रहा है, मैं कुछ बता नहीं रही हूँ पार्ट के बारे में, तो मैं भी परेशान थी। कई चैनलों पे मेरी कहानी, अंतिम राधा की कहानी कॉपी हो रही है। कुछ ने तो नाम में हेर फेर कर लिया और कुछ ने तो किरदार का नाम बदल दिया और कुछ वैसे ही सीधे सीधे कहानी पढ़ के इसको छाप दिए। क्या इससे कहानी का एहसास आएगा? क्या किसी को मेरे अलावा पता है कि इस कहानी का अंत क्या होगा अगर मैं ना बताऊं? ये बात अपने दिमाग में सब लोग डाल लें जो यहाँ कॉपी करने आए हैं कि ये कहानी मेरी है तो इश्क हो ही गया। अंतिम राधा की कहानी सिर्फ और सिर्फ प्रज्ञा मिश्रा श्रेया की है, यानी मेरी। इसका अंत मैं जानती हूँ। इस कहानी के भाव, किरदार, सबकी मनोदशा सिर्फ मैं जानती हूँ। इसकी एक एक जगह, बनारस की एक एक गली मैंने देखी है और इसके भाव सिर्फ मैं लिख सकती हूँ। इसको कॉपी करने की बिल्कुल भी गलती ना करें, वरना आप लोगों पे लीगल एक्शन लिया जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ इतने में समझ गए होंगे वो लोग। बाकी वीडियो तो हटवा ही दूँगी मैं। और रही बात कहानी के पार्ट की, तो आप लोग मेरा सपोर्ट कीजिए अगर आपको ये कहानी आगे जाननी है, वरना ऐसे ही कॉपी होते रहे और किसी को भी फ़र्क नहीं पड़ा मेरे अलावा, तो मैं लिखना बंद कर दूँगी। यूट्यूब पे नहीं आया करेंगी कहानियाँ और तब 1 साल बाद बुक छपेगी तभी पढ़ना होगा। उम्मीद करती हूँ आप लोग मेरा सपोर्ट करेंगे। तो अगर आगे की कहानी जाननी है तो मेरे साथ बने रहे। मैं इस कहानी के राइटर प्रज्ञा मिश्रा श्रेया। शुक्रिया।